बिजनेस करना था और बिजनेस करने के लिए आपके पास जो बिजनेस आइडिया है वो कंपनी के फॉर्मेशन से ही पॉसिबल होगा। इफ दैट इज द सिचुएशन, तो कंपनी को फॉर्म करना पड़ेगा। अब कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने स्टेजेस हैं ये पता होना चाहिए, और उन स्टेज में करना क्या क्या होगा ये भी मालूम होना चाहिए। तो 3 स्टेज है कंपनी के फॉर्मेशन का। कितने स्टेज है? 3। सबसे पहला स्टेज है प्रमोशन, लिख लो। फर्स्ट स्टेज इज प्रमोशन। सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। एंड तीसरा स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, सिंगल पर्सन का बिजनेस रहता है तो उसके लिए बहुत कम कम फॉर्मेलिटीज है, ज्यादातर लीगल बहुत ही विजिबल नहीं है तो आपको लग रहा है। लाइट को क्यों नहीं है? दिख रहा है? स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के फॉर्म करने के स्टेज कितने हैं? 3 स्टेज है। स्टेज फर्स्ट जिसे कहा जाता है प्रमोशन। स्टेज 2 जिसे कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। एंड स्टेज 3 commencement of business. Promotion, incorporation and commencement of business, 3 स्टेज। एक एक करके डिस्कस करें सबको। सबसे पहला स्टेज जो है प्रमोशन का। अभी प्रमोशन में कितने स्टेजेस परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी पहले लिख लें। पहले पॉइंट सारे लिख लें। स्टेज 1 ऊपर में हेडिंग बना लोगे, स्टेज 1 प्रमोशन। प्रमोशन के स्टेजेस लिख लेंगे हम लोग। डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। दूसरा है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है असेंबलिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पब्लिक रिसोर्सेज है। चौथा है फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन।
फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन। लिख लिए पहले स्टेजेस सारे लिख लिए, फिर हम लोग सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फाइनेंसिंग, FINANCING, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, PROPOSITIONS, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन लिख लिए। अब आइए नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन, स्टेज 2। हटा दे इसको, स्टेज 1 लिख लिया तीनों पॉइंट, बेटा इसको। स्टेज 2 इसे कहा जा रहा है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला होगा इसमें आएगा प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। और प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर आएगा पहला पॉइंट रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरा आएगा डिसीजन अबाउट द कंपनीज नेम, अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी। Keeping in mind section 20 of the Companies Act. तीसरा पॉइंट to get license is mandatory. To get license under industrial development, to get license under industrial development and regulation act and regulation act 1951। हो गया। नेक्स्ट, to make appointments, to make necessary appointment अपॉइंटमेंट किनका किनका होगा वो भी लिख लो ब्रैकेट में। अंडरराइटर, ब्रोकर, बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स, ऑडिटर्स।
हो गया, चौथा हो गया, यहाँ तक हो गया। फर्स्ट कौन सा पॉइंट, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, उसमें ब्रैकेट में अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स सारे मीनिंग समझाएंगे, पहले लिख लो पूरा, ठीक है। ऑडिटर्स, AUDITORS, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स, ऑडिटर्स। अगले साल बिना एसी के काम नहीं चलेगा। तो लग ही जाएगा, फीस भी बढ़ जाएगा, खर्च करने लगे तैयार हो। बहुत गर्मी है, गर्मी तो लॉकडाउन नहीं होता ना 3 साल, तब तक एसी लगा हुआ होता, 3 साल तक तो तबाह कर दिया। नेक्स्ट ईयर तुम लोग एसी का मजा ले लो। इस ईयर तुम लोग को डिसाइड करना था, मतलब डिसाइड कैसे, हमने लेट डिसीजन लिया, नहीं तो इसी साल से हम कर सकते हैं। बताओ सर इसके। हाँ, सडन फीस बढ़ाएंगे नहीं ना एक्सेप्टेबल है। हम अभी फीस बढ़ाने का नोटिस भेज दें, 50 गार्जियन को जवाब देना पड़ेगा, फायदा है कि नहीं। जो भी डिसीजन है वो पहले से होता है, नेक्स्ट ईयर से फीस बढ़ा हुआ रहेगा, उसके लिए ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया गया। 12th वाले स्टूडेंट सब लोग एसी लगवाइए सर, इसमें ठीक है, तुम लोग का डिस्काउंट कैंसिल करने को दिया, एक हाथ नहीं उठाया। एसी लगाने से नहीं ना, एसी यहाँ एक तो ये कि मिनिमम 2 एसी लगेगा मिनिमम, एक में नहीं होगा। हम स्टार्ट तो एक से ही करेंगे, देखेंगे तुम्हारा बात सही है, और हमको पता है वेरी मच श्योर कि एक एसी से नहीं होगा। 1.5 टन जो है ना वो 200 स्क्वायर फीट के लिए सफिशियंट हो। घर पे लगा हुआ है ना, पता है, घर पे एक रूम में कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, वो 200 स्क्वायर फीट तक सफिशियंट है। और ये जो रूम है ना, ये है आपका यहाँ से वहाँ तक 11 बाई 40, 440 हो जाएगा इसमें। 2.5 सिंगल नहीं लग, दो नहीं लगे, मतलब कह रहे हैं कि एक नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे 2 लगाएंगे, आगे पीछे करके, ठीक है। अगर स्वेट्स कम है तब एक से काम कर जाएगा, आगे का सिर्फ चलता रहेगा ना, तो इतना हाफ ऑफ द कैपेसिटी फिल्ड रहेगा, जब ठंडे में रहेंगे। सबसे बड़ा टेंशन बिजली का है ना, जानते ही हो आजकल इलेक्ट्रिक मीटर लगाया, वो भागता अपने हिसाब से। हाँ, काय के लिए सोच रहे ना कि सोलर वाला ऐसे लगाए, इन्वेस्टमेंट ही करना है तो अच्छे से करें। हमको तो दिन में यूज करना, रात में यूज करना नहीं है। सोलर ऐसे एक ही बार आता है, टेंशन खत्म, जिस दिन धूप नहीं निकलेगा। हाँ, ठंडा नहीं रहेगा उस दिन, मतलब गर्मी नहीं रहेगा, जिस दिन धूप निकलेगा तो। फोर्थ पॉइंट लिख लिए, पॉइंट नंबर 5 लिखो, to get preparation of important documents, preparation, point number 5, preparation of important documents. Preparation of important documents, ठीक है।
उन डॉक्यूमेंट्स का नाम भी जान लो। MOA, AOA, information of registered office, list of directors, written consent of directors। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? MOA कॉमा देके लिखना है, AOA कॉमा देके लिखना है इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बाद है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद लिखोगे अंडरटेकिंग regarding qualification shares, undertaking regarding qualifications shares। उसके बाद है एग्रीमेंट विद मैनेजर्स, एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल, एंड लास्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन से पहले स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, STATUTORY, इन सारे पॉइंट्स के मीनिंग बताएंगे, पहले लिख लो। हाँ, क्वालिफिकेशन शेयर्स हो गया, प्रिलिमिनरी ये तो हो गया, टू गेट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो गया। उसके बाद उसके नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज का पांचवा पॉइंट हुआ ना, छठा पॉइंट लिखोगे सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, छठा पॉइंट सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ये जितना भी ब्रैकेट में पॉइंट है ना, ये पांचवें पॉइंट के अंदर आया था। अभी छठा पॉइंट है सेंडिंग एप्लीकेशन टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, सेंडिंग एप्लीकेशन टू ROC, ROC का फुल फॉर्म लिख लेना, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। यहां तक हो गया। ये है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, ये तो क्या फर्स्ट के अंदर आया ना सब। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में ये कितने पॉइंट आ गए? 7। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में कितने पॉइंट आ गए? 7। कौन कौन? रजिस्टर्ड ऑफिस, डिसाइडिंग द नेम, टू गेट द लाइसेंस,
to make necessary appointments, to get the important documents, यानी preparation of important documents, and छठा sending the application to the registrar. क्लियर है? अब आ जाइए प्रीलिमिनरी जैसे लिखा था ना, ये वाला लाइन जो सबसे पहला लाइन है उस लाइन के नीचे लिखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज के बाद लिखोगे सेकंड वाला पॉइंट में, मिटा दें इसको पूरा. और क्या नहीं होगा? और तो लिखा है ना, टू मेक नेसेसरी एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट्स, चौथा पॉइंट तो था वो. तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर में ये 6 पॉइंट है, प्रीलिमिनरी स्टेज में ये पॉइंट्स है. आगे जो पॉइंट है ना वो है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. ये सेकंड पॉइंट 2. पॉइंट 1 था प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, पॉइंट 2 है डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार. पॉइंट नंबर 3 पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी. पॉइंट नंबर 4 कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कंपनी चलाना आसान नहीं है, बनाना आसान नहीं है, चलाना भी आसान नहीं है. तो देख के ही समझ में आ गया होगा. हो गया? ये इनकॉर्पोरेशन में आ गया ना. इनकॉर्पोरेशन का सारा पॉइंट डिस्कस हो गया, 4 तक ही है. इनकॉर्पोरेशन हो गया. तो पहला स्टेज था प्रमोशन. प्रमोशन में हम लोगों ने क्या लिखा? प्रमोशन में कुछ लिखाया था पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, है ना. और ये आपका हो गया इनकॉर्पोरेशन स्टेज. इनकॉर्पोरेशन के बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, स्टेज 3. मिटा दें इसको, मिटा दें, नहीं निपटिए. अच्छा ठीक है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर ना ओपन में भेज देंगे ग्रुप में, वहां से नोट कर लोगे. ठीक है. स्टेज 3 लास्ट स्टेज, इसको कहेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अमेंडेड बुक है ना ये, लेटेस्ट बुक है ना ये, लेटेस्ट बुक है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसमें है. बता दीजिए. चेंजेस होता रहता है, एवरी नाउ एंड देन तो चेंज हो रहा है. जीएसटी की बात करें कितने अमेंडमेंट हो गए. डिजिटल स्टडीज की बात अगला फिर काउंसिल बैठेगा, फिर नोटिस बदलाव, फिर काउंसिल बैठेगा, फिर नोटिस बदलाव. तो पहला काम देना जो काम नहीं कॉम्पिटेंट लोग है ना उनकी कमी. प्रीवियस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग अपने अपने फील्ड, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, जिन्होंने देश को उस पूरे दौर से निकाला जब देश अभी सिल्वर साल के थे 1990 में.
1990 के दौर में अपनी स्थिति वही थी जो आज श्रीलंका की स्थिति है। उस पूरे दौर से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाला, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, जिसको लोग बहुत अच्छे से आसानी से बोल देते थे क्या बोलते थे, रिमोट के बोलना आसान है। जिस लेवल का वो आदमी था ना, जिस कैलिबर का वो आदमी था ना, इंडिया को मिलने का हम लोग वैल्यू नहीं करते कैलिबर, डोंट वैल्यू मीडिया और प्रचार प्रसार सही है। उस क्राइसिस के दौर से उसने निकाला है कंट्री। चलो अभी प्रेजेंट में तो अभी सर्वे है ना, ग्रोइंग इकोनॉमी में हम 3 से 164 पे आए हैं, 3 से 164 ठीक है, स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी आगे हम लोग पढ़े, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर लें। सारा स्टेज लिख लिए। अब देखो इस पूरे स्टेप में आपको इस तरीके से बताएंगे हम कि डॉक्यूमेंट्स के यानी जितने भी पॉइंट आए ना उसमें किस कौन हर एक चीज के डिटेल्स आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट फ्रॉम योर पॉइंट्स, कॉपी को रिवाइज कीजिए, बैक जाइए। सबसे पहले हमने आपको लिखाया है, देखो कंपनी फॉर्म करने जा रहे हो। कंपनी को फॉर्म करने का 3 स्टेज है। पहले हम बात करते हैं स्टेज 1, लॉकडाउन अचानक से हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस डाउनफॉल हो गए। उसमें से सबसे बड़ा जो डाउनफॉल हो देखने को मिला वो था बिजनेस किसका, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर डाउनफॉल में गया सबसे क्विक तेजी से, मतलब इतने तेजी से डाउनफॉल में गया कि सोच नहीं सकते। और यूं समझ लीजिए कि थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स बिकेम, कुछ तो जो कि रेंट वगैरह पे रहते थे उनको अपना इंस्टीट्यूशन बंद करना पड़ा, एंड दे वेंट बैक। कुछ ने ऑनलाइन एक्सप्लोर किया एंड दे सक्सीडेड इन दैट, नाम बनाया। ऐसे बहुत कम लोग थे जो नाम बना पाए, बहुत लोगों ने ट्राई ही नहीं किया, पहले ही गिव अप कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब इसमें कुछ रहा नहीं, छोड़ो। अभी क्या है ना कि बहुत लोग बीमार पड़ रहा है, चलो बिजनेस करते हैं। क्या का बिजनेस करते हैं, फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते हैं, मेडिकल का, दवाइयों का बिजनेस करते हैं। क्योंकि इनको समझ में आया क्या सब चीज बंद हो सकता है, दवा नहीं बंद हो, पैंडेमिक दोबारा भी आ सकता है, तब भी अपना ये बिजनेस बंद नहीं होगा। कोचिंग दोबारा बंद हो सकता है, ऑफलाइन स्कूल कॉलेजेस दोबारा बंद हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो ये बिजनेस आइडिया आया। अब इस आइडियाज पे बैठ के वर्क कर रहे लोग, ऐसे कुछ टीचर्स बैठ के डिस्कशन करें क्या करें, क्या मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेके दूसरे का ला करके बेचे सर, फिर डिस्कशन वाले अपने नाम से क्यों ना बनाया जाए, अपनी कंपनी लॉन्च कर। तो वहां से डिसीजन बना कि कंपनी लॉन्च करते हैं अपना, क्योंकि अगर दूसरे का ला के बेचेंगे आज वो हमको दे रहा, हो सकता है कि वो किसी और को मेरे ही मार्केट में किसी दूसरे को भी दे, तो मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा, फिर हम तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा कुछ खड़ा कहते हैं जितना अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कुछ फ्यूचर भी होगा, रिस्क बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है फ्यूचर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो दे स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि कंपनी लॉन्च करते हैं। तो मार्केट रिसर्च किया गया, मार्केट रिसर्च करके उन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि यस देयर आर सम सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि बहुत रनिंग में है, एंड अगर एक दो प्रोडक्ट भी चल गया ना तो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। और बाकी जैसे सर्वाइव करना तो पहला टारगेट होता है ना कंपनी के सर्वाइवल का, फिर उसके प्रॉफिट का, देन ग्रोथ का, ये स्टेजेस होता है जिसमें जाते हैं। पहला था सर्वाइवल, तो सर्वाइवल के लिए पता चल गया कि यस देयर आर सम सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसको लॉन्च करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो खैर ये जो स्टेज था ना, ये जो भी हमने डिस्कस करा, ये क्या है, डेवलपिंग बिजनेस आइडिया, क्या बोलते हैं इसको, प्रमोशन का स्टेज है। वी आर इन दिस स्टेज 1, these teachers are in the stage 1, they are thinking of establishing a company। और उस कंपनी एस्टैब्लिश करने का क्यों माइंड में आया, क्योंकि जिस दौर से वो गुजरे उनको लगा कि क्या करना है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस स्टार्ट करना है, एक अच्छा ऑप्शन होगा, और अपनी कंपनी लॉन्च की जाए तो 2-4 प्रोडक्ट से ही लॉन्च किया जाए। दे स्टार्टेड, दे डिस्कवर्ड दिस आइडिया, और इस आइडियाज के ऊपर वर्क आउट किया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। सेकंड स्टेप होगा, ठीक है, कंपनी लॉन्च करना है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, बिजनेस आइडिया आ गया, अब क्या करें, चलो मार्केट रिसर्च करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है।
कौन सा प्रोडक्ट क्विक सेलिंग है, मार्केट में गए 4-5 लोगों को दौड़ाया, रिसर्च में पता चला कुछ सम सर्टेन प्रोडक्ट से फिगर आउट हो गया कि ये 8-10 प्रोडक्ट है जो बहुत क्विक सेलिंग है और लगभग हर काउंटर हर शॉप पे बिकता है। तो चलो डिसाइडेड दैट डिस्कवरी ऑफ द आइडिया, दूसरा हो गया डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, मार्केट रिसर्च हो गया। अब डिसाइड हुआ कि 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या किया जाए, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे। तो पता चला रिसोर्सेज के लिए प्रेमिसेस चाहिए, लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस दिखाने के लिए आपके पास वो प्रेमिस होना चाहिए, प्रेमिसेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह। यानी कि रिसोर्सेज में क्या चाहिए, मेन मशीन में क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए मशीन, फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए। 4-5 प्रोडक्ट लॉन्च कर तो पता चला इसके में इन्वेस्टमेंट लग जाएगा लगभग 10-12 लाख, इन्वेस्टमेंट का आइडिया होगा। तो रिसोर्सेज यानी जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स कौन हो गए, जिनके माइंड में बिजनेस आइडिया है, 2 टीचर, लेट अस टेक एन एग्जांपल एक्स और वाई, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 लोग मान लो 3-4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, तो आगे बढ़ रहे बिजनेस को लेकर के। अब इन लोगों ने क्या किया ना, डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में सोचा, तो क्या चाहिए, पता चला कि प्लेस चाहिए, पता चला कि कुछ मशीन भी लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, प्रिंटर लगेगा बिल वगैरह बनाने के लिए, एक मशीन ये चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, तो रेफ्रिजरेटर कंपलसरी होता है, रेफ्रिजरेटर चाहिए, उसके अलावा और क्या चाहिए होगा, पता चला कि जाहिर सी बात है कोई भी ऑफिस रहेगा तो वहाँ पे आपका लाइटिंग के अलावा इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के अलावा आपके पास इन्वर्टर फैसिलिटी, मतलब वॉट एवर मशीन रिक्वायर्ड था वो फाइंड आउट कर लेगा, उसके इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगा फिगर आउट कर लेगा, मेन हो गया। फिर उसके बाद पता चला रिसोर्सेज में क्या क्या चाहिए, तो पता चला कि अभी हम स्टार्ट करेंगे तो 3-4 एम्प्लॉइज रखेंगे, इसका क्या काम होगा वो डिसाइड, मशीन मेन डिसाइड हो गया, मशीन डिसाइड हो गया, मनी कितना पैसा लगेगा, तो चला 10-12 लाख। इसका मतलब ये हो गया डिफरेंट रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, उसकी असेंबलिंग पे फोकस करना शुरू कर दे, पैसा कहाँ से आ सकता है, कौन कौन लोग को काम के लेंगे, दौड़ाना शुरू, एक्सप्लोर करना शुरू हो गया, ये हो गया असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। सब अरेंज हो गया, पैसा लगाने वाला पैसा भी, जो 2 इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड कर लिया फंड कैसे लगे। एक ने कहा कि मेरा बिजनेस आइडिया है, हमको इस बिजनेस का आइडिया है, हमने किया है बिजनेस, उसने कहा कि हम पैसा तो नहीं लगा सकते, आई डोंट हैव मनी। अदर्स ने कहा कि चलो ठीक है, बाकी लोगों ने कहा हम लोग पैसा लगाएंगे बिजनेस, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि फाइनेंसर मिल गया जो कि रेडी है उस बिजनेस को क्या करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। ये तो अभी तक जो है ना, ये कहाँ है, प्लानिंग स्टेज है ना, इसको बोलते हैं प्रमोशन, स्टेज ऑफ प्रमोशन। आइडिया डेवलप हो चुका है, आइडिया डेवलप करने के बाद उस आइडिया का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, वो चलेगा नहीं चलेगा, उसके बारे में डिसीजन ले लिया गया कि हाँ बिजनेस चलेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ये भी पता चल गया, उसके आगे बढ़ करके देख लिया गया कि रिसोर्सेज में क्या क्या चाहिए होगा, आएगा कि नहीं आएगा, पता चल गया हाँ रिसोर्सेज भी अरेंज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में टिक लग गया। चौथा स्टेप ये कि फंड का अरेंजमेंट स्टार्ट हो, फाइनेंसिंग भी तो फंड धीरे धीरे लगना शुरू, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। समझ आ गया, 4 स्टेज, कौन कौन, जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया फर्स्ट, उस आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना, मार्केट रिसर्च करना, उसके बाद उस बिजनेस करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसके अरेंजमेंट में लग जाना, उसके बाद उन रिसोर्सेज के लिए जो फंड चाहिए उस फंड का इस्तेमाल करना स्टार्ट, ये हो गया आपका प्रमोशन। इज दैट क्लियर। अब आए डिसीजन क्या लिया गया था, कंपनी फॉर्म करना। तो कंपनी चलाने के लिए आपने सोच रहे कंपनी करना है, कंपनी के उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट में उसका रेपुटेशन होता है, कंपनी को लोग ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं कंपेयर टू अगर हमने पार्टनरशिप वगैरह ओपन किया या फुल पार्टनरशिप में किया। तो इस एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए कंपनी के फॉर्मेशन का डिसीजन लिया। अब कंपनी ये तो है नहीं कि बात सोचा और कल जाकर स्टार्ट कर लिया। कंपनी के बारे में हमने पढ़ा है, ये क्या है, ये क्या है, कंपनी कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी को लीगल ऑर्गेनाइजेशन कहा था, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, अपनी मर्जी से नहीं फॉर्म कर सकते, प्रोसेस से जाना पड़ता। तो अब जो सेकंड स्टेज जो आ रहा ना, वो आ रहा कंपनी का एग्जिस्टेंस। कंपनी अभी एग्जिस्ट, अभी तो रिसोर्सेज आया है, अब कंपनी को बनाना है, कैसे बनेगा कंपनी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो है अगला पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कराना। अब इस रजिस्ट्रेशन में ना सबसे पहले आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना, आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, उस ऑफिस को आपको रजिस्टर कराना, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए।
तो जहाँ पे आप अपना कंपनी का ऑफिस रखना चाहते हो उस ऑफिस का क्या होगा, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, और अगर आपका ओनरशिप है तो ओनरशिप का डिटेल, है ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का होना जरूरी है सबसे पहला। तो रजिस्टर्ड ऑफिस, सपोज कीजिए आपने रेंट पे कोई प्लॉट लिया है और उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह अप टू डेट करवा लिया, और अप टू डेट करा के पहला काम प्रिलिमिनरी स्टेज में पहला काम आपने कर लिया, क्या कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो गया कि कहाँ पे हो, एक लोकेशन पे डिसाइड हो गया। अब आगे जैसे ही ये रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो गया, फिर अगला काम कंपनी का नाम क्या रखा जाए, द नेम ऑफ द कंपनी, डिस्कशन हो रहा है इस पे, ये रखे नाम वो रखे, ये सारा डिस्कशन के बाद 2-3 नाम पे डिसाइड हुआ, ठीक है। होना कुछ भी सकता है, सपोज करो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड पे डिस्कशन हुई। जब आप कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे थे तो आपको नाम डिसाइड करने वक्त ना लॉ पढ़ना है, सेक्शन 20 आपने इसके सेक्शन 20 में बताया गया है कुछ नाम है जिनको आप नहीं रख सकते। देयर आर सर्टेन नेम्स जो आप चूज नहीं कर सकते। आपने चूज कर लिया रॉयल कंपनी, नहीं कर सकते। कोई ऐसा नाम जो किसी राजा महाराजा का सिंबल है या कोई जिसके जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है दैट यू कैन नॉट चूज दीज नेम्स, तो उनका लिस्ट है पूरा सेक्शन 20 पढ़ेंगे कौन कौन सा नाम नहीं रख सकते। तो जब मीटिंग रखा आपने नाम डिसाइड करने का तो उस समय उन नाम को हटा लिया था, ये नाम नहीं रख सकते। तो फिर एक नाम पे डिसाइड हो गया, ठीक है। तो नेम डिसाइड, मान लो अल्पाइन फार्मास्यूटिकल डिसाइड हो गया, अल्पाइन फार्मास्यूटिकल्स, अल्पाइन, 2-3 नाम अल्पाइन के ही इसमें डाला गया, तो नाम का सिलेक्शन सेकंड है। तीसरा, अब सवाल है कि आप क्या बेचने जा रहे हो, मेडिसिन, और मेडिसिन कोई भी टर्म दिखाने नहीं बेच सकते कि बस कंपनी फॉर्म कर लिया और जाके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मेडिसिन है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ गड़बड़ होगा ना किसी की जान जा सकती है, ये रेगुलेशन में आता है। इस बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के पॉसिबल, तो आपको पता चला कि अच्छा लाइसेंस लेना पड़ेगा। यू स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि लाइसेंस कैसे लेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या फॉर्मेलिटीज है, तो लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज को भी फुलफिल करने के लिए आप सकते हैं। हो गया तीसरा पॉइंट। अब आगे जाएंगे, लाइसेंस ले लिया, अब आपको पता है कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। क्या क्या चाहिए होगा, ऑडिटर चाहिए, हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, बैंक अकाउंट के लिए बैंकर चाहिए, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए। तो आपने लिस्ट आउट कर लिया कि कौन कौन लोग होंगे जो बिजनेस को चाहिए होंगे, इन सब का आपने अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया। ऑडिटर हायर कर लिया, ब्रोकर हायर कर लिया। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाने वाले हो, डायरेक्टली पब्लिक के पास जाने वाले हो, तो 7 लोगों से फॉर्म होगा कम से कम। और जब आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करेंगे ना तो उसके पास और भी कई सारी चीजें जो करना पड़ता है, जिसमें उसको मार्केट में शेयर डायरेक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं अगर उनका मार्केट में रेपुटेशन है, तो पहले से बना हुआ है तो मार्केट में डायरेक्टली पब्लिक के पास भी जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले तो नेम और फेम बनाओ, लोग जान जाए, तब तो कंपनी में पैसा लगेगा। तो क्या है, अंडर राइटर्स से आपका अपॉइंटमेंट हो या जितने भी नाम आए उसमें कौन कौन नाम आया है देख लो। नेसेसरी अपॉइंटमेंट अंडर राइटर्स, अंडर राइटर कौन होंगे, जैसे कंपनी है वो सबके पास नहीं आ जाएगी, मेरा शेयर ले लीजिए, मेरा शेयर ले लीजिए, मेरा शेयर ले लीजिए। तो कंपनी क्या करेगी, बैंक, LIC और ऐसे 4-5 इंस्टीट्यूशन के पास अपना शेयर पहुंचा देगी और उनको कह देगी कि आप मेरे कंपनी का शेयर बेचो, 2% आप ले, ठीक है। अब जो लोग बेचेंगे वो क्यों बेचेंगे, क्योंकि उनका पैसा आएगा, उनका काम है, उनके पास क्लाइंट है, कस्टमर्स आते रहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सोचते ही कहाँ पैसा लगाया जाए, और उनको पता हो गया। तो ये अंडर राइटर्स हो गए, क्या कहलाएंगे ये, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स समझ में आ गया किसको बोल रहे हैं। अंडर राइटर्स के बाद आगे जाओ, ब्रोकर्स। अभी क्या है, शेयर मार्केट में कुछ लोगों को आपने अपॉइंट कर लिया, क्योंकि वहां पर भी तो लोग हैं ना जो पैसा लगाएंगे, उनको कह रहे हैं ब्रोकर्स, ब्रोकर के जरिए बेचते हैं। तीसरा, बैंकर्स, जहां आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वहां पे किसी को अपॉइंट करोगे। चौथा, लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइस के लिए आप एक्सपर्ट्स का राय लेंगे, किसी को अपॉइंट करेंगे, किसी से जाकर मिलेंगे। फिर आगे ऑडिटर, इन सबका अपॉइंटमेंट करते हैं। ऑडिटर समझ लें, जो हिसाब किताब आपका सारा इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न और जितने भी लीगल रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं कंपनी के बिहाफ में, तो उसको फाइल करने के लिए आप क्या इसको हायर करोगे, जो ना केवल आपका हिसाब किताब मेंटेन करेगा बल्कि उसको चेक करवाएगा और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, कितने पॉइंट आए, 4। उसके बाद क्या करेंगे,
कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा? तो पहला डॉक्यूमेंट है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी डॉक्यूमेंट का सिर्फ नाम जान लो, कल का जो क्लास होगा ना उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। MOA क्या है, AOA क्या है। अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें तो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी। कंपनी आपने किस किस के साथ मिलकर फॉर्म किया है, कौन कौन लोग कंपनी में होंगे, किसने कितना पूंजी लगाया है, कैपिटल मैक्सिमम कितना होगा, कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज टू बी देयर इन MOA। यानी कंपनी के बारे में सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा आपको, मिल रहा है। सेकंड डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन चाहिए ना, वो सारा रूल्स रेगुलेशन, यानी कंपनी चलेगी कैसे, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कौन कौन सा काम करेगा, वगैरह वगैरह। एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन हैज टू बी डिसाइडेड इन रिटन। तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली मैनेज कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किस डॉक्यूमेंट में होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो डॉक्यूमेंट हो गया, MOA समझ में आ गया, AOA समझ में आ गया। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन। अब उसका इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो सकता है अगर रेंट पे लिया है तो, या अगर आपने प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो उसका जो टैक्स वगैरह क्या कहते हैं, जो टैक्स जमा करते होगे उसका स्लिप लगाओगे। तो वट एवर इज रिक्वायर्ड उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लोगे। उसके बाद जाएंगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो कंपनी को चलाने के लिए आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो अब डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, जो डायरेक्टर्स बनेंगे उनको आज के डेट में डिजिटल सिग्नेचर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर, यानी उनको ऑनलाइन अपीयर होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना एक रिकॉर्ड, वॉइस नोट वगैरह इमेज के साथ रिकॉर्ड कराना पड़ता है और उनको एक पेन ड्राइव में मिल जाता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में करेगी और उसमें डायरेक्टर का साइन होगा ना, तो वो डॉक्यूमेंट, वो जो पेन ड्राइव है ना, वो अटैच होगा और वो साइन होगा। उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, DOC, DSC, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो डिजिटल जो भी डायरेक्टर्स बनेंगे, उन डायरेक्टर्स बनने के लिए वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपना DSC लेंगे, उनको एक DSC नंबर मिलेगा, और DSC नंबर के साथ साथ उनको एक पेन ड्राइव मिलेगा जिसमें उनका डिजिटल साइन होगा। डिजिटल अपीयरेंस कह लो, साइन का मतलब क्या होता है, टू द प्रूफ दैट कि हमने एग्रीमेंट किया है, तो डिजिटल प्रूफ है, आज के डेट में डिजिटल प्रूफ चल रहा है। और वो डिजिटल प्रूफ कैसे है, वो उस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आ गया वो डिजिटल सिग्नेचर, अब मिल गया। अब आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया, 2 लोग डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, 5 लोग ने मिलकर कंपनी को फॉर्म किया है, 2 लोगों को डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो पता ही है कितने डायरेक्टर्स होंगे, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो बने ही बने। तो 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया गया, और जिन 2 को डायरेक्टर बनाना था उनका DSC ले लिया गया, क्योंकि DSC एक लीगल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1 साल के लिए मिलता है और मैक्सिमम 2 साल के लिए मिलता है जनरली। और अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से DSC का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो वो एक लीगल फॉर्मेट, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट उस टाइप का बनाएगा कभी अगर आपको कंपनी फॉर्म करना हो। तो DSC मिल गया, डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए। उसके बाद आप आगे बढ़िए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपने ले लिया, तो जो लोग डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हो गए ना, आप उनसे रिटर्न में लिखाएंगे, they will give you in written that they are ready to accept the director post of the company। तो आ गया उसके बाद का। फिर आपको एक और डॉक्यूमेंट होगा, जो डायरेक्टर्स बनेंगे उनको उन डायरेक्टर्स को ना कंपनी में क्वालिफाइंग शेयर्स लेना पड़ता है, यानी कुछ शेयर्स, कुछ मिनिमम शेयर्स उन सारे डायरेक्टर्स को हर हाल में क्या करना है, लेना है। ठीक है, डायरेक्टर्स बन रहे हैं, they will be having the shares of the company। ठीक है, अब उस कंपनी के शेयर्स लेने के लिए पैसा कितना देंगे या नहीं देंगे ये कंपनी डिसाइड करेगी उन डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, बट दे शुड बी हैविंग क्वालिफाइंग शेयर्स। और क्वालिफाइंग शेयर्स का प्रोविजन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट ये बात समझ लीजिए कि जो डायरेक्टर्स बनेंगे दे विल हैव टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और जो शेयर्स वो खरीदेंगे उसका नाम क्या होगा, क्वालिफाइंग शेयर्स। इज दैट क्लियर? अब आगे चलो, क्वालिफाइंग शेयर्स लेने के बाद उसके बाद आएगा जो भी मैनेजर होंगे, जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर रहे हो, उनके साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। सपोज कीजिए आपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए 3 मैनेजर हायर किया, यू विल बी हैविंग दी एग्रीमेंट विद द मैनेजर। अभी मैनेजर हायर नहीं, अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। और उसके अलावा डिक्लेरेशन, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये लिखा होगा दैट ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, और उसमें डायरेक्टर का साइन हो गया। ये है वो डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए, समझ गए।
डॉक्यूमेंट्स है तो फिर डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है, कहाँ भेजना है, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे तो यहीं से आपका सेकंड स्टेप शुरू होगा। सेकंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन का सेकंड स्टेप, फर्स्ट तो हो गया प्रिलिमिनरी, जिसमें कितना पॉइंट आया, प्रिलिमिनरी में क्या क्या पॉइंट आ गया, प्रिलिमिनरी में आ गया कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, कंपनी का नाम डिसाइड करना है, कंपनी के नाम डिसाइड करने के बाद नाम का भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जैसे ही नाम रजिस्टर हो गया, नाम को रजिस्टर कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस लेना होगा, अगर आपका बिजनेस अंडर द लाइसेंस आता है तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, उसके आगे आप चलेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, और जैसे ही डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया अगला स्टेप स्टार्ट होगा, अगला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट को कहाँ भेजोगे, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, आपको पता करना होगा कि आपके स्टेट में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ है, कंपनी के रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ है, आपने लोकेशन फाइंड आउट कर लिया, यू विल सबमिट द डॉक्यूमेंट, और आजकल ना ये ऑनलाइन ही सबमिशन, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास जाने का जरूरत नहीं। खैर, तो डॉक्यूमेंट जैसे ही रजिस्ट्रार के पास चला गया, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा जाएगा आपको बता दिया, वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, उसके साथ साथ कंपनी के रजिस्ट्रेशन का फीस भी सबमिट करना होगा, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस होगा ना, गवर्नमेंट ने जो लगाया होगा वो चार्जेस सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी को जैसे ही रजिस्ट्रेशन का चार्जेस सबमिट आपने कर दिया, रजिस्ट्रार का काम वहां से स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रार के पास जो भी इंफॉर्मेशन आया उसको वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उसका कुछ कम सर्टेन डेट है, 10 दिन 15 दिन या हफ्ता दिन, मान लो आज के डेट में तो कम ही किया जा रहा है, मान लीजिए वेरिफिकेशन बाद 15 डेज के अंदर कंपनी का सब कुछ वेरीफाई हो गया, और गवर्नमेंट आरओसी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जन्म हो गया, क्या मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का एक रजिस्टर्ड नंबर होगा, सीआईएन नंबर, कंपनी का पहचान, ठीक है, क्यूआर कोड आता है, तो क्यूआर कोड का जमाना है, क्लिक करने से ही सारा इंफॉर्मेशन एक बार में पता चल जाएगा, डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे रजिस्टर ऑफ द कंपनीज के वेबसाइट पे पहुंच जाने के बाद पता चल जाएगा कंपनी सही है कि गलत है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाना। तो खैर रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी अलग और जो लोग कंपनी को फॉर्म कर रहे थे वो, यही पढ़ा ना हमने, कंपनी का जन्म हो गया। अच्छा, कंपनी के जन्म होने के साथ कुछ असर होता है, कुछ इम्पैक्ट होता है, कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाए तो कंपनी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी अगर हमको कोर्ट में कभी प्रूफ करना पड़ा कि कंपनी का जन्म कब हुआ है, कंपनी कब फॉर्म हुआ है, तो हम क्या दिखाएंगे, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शो करेंगे। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसी दिन से कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ के नजर में अलग है, मेंबर का एग्जिस्टेंस अलग है, यानी कंपनी को अलग पहचान मिल गया, यानी अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी किसी को हायर कर सकता है, कंपनी किसी के साथ बिजनेस कर सकता है, हर वो काम जो पर्सन करता है ना वो कंपनी कर सकता है, सिवाय खाने पीने के जो नेचुरल पर्सन करता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। आगे चलेंगे, इसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज है, जाहिर सी बात है ना, पूंजी लगाना था, तो जो इन्वेस्टर थे वो अपना इन्वेस्टमेंट लाना शुरू कर देंगे, कंपनी में पैसा आना शुरू हो जाएगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपने प्राइवेट कंपनी खोला है तो जो 4-5 लोग मिलकर बिजनेस आइडिया आया था उनके पास, वही लोग पूंजी लगा देंगे, तो उसको 10 लाख लगाना था, एक तो नहीं लगा रहा है, 3 लोग लगा रहे हैं, 3 लोगों ने में से एक 4 लाख लगा रहा है, बाकी दूसरा जो है वो 3 लाख लगा रहा है, तीसरा भी 3 लाख लगा रहा है, 4 3 7 3 10 फंड आ गया, कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो गया। अब अगर आपने चाहा था नहीं हमको पब्लिक से फंड लेना है, पैसा मार्केट से उठाना है, तो पैसा मार्केट से उठाने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट में ना अपना एप्लीकेशन लॉन्च करोगे, शेयर एप्लीकेशन लॉन्च करोगे, लोगों को बताओगे, अंडरराइटर जिसको आपने हायर किया था उसको अपना एप्लीकेशन भेजोगे, शेयर एप्लीकेशन, और बोलोगे लोगों से बेचा जाए, लोगों के बीच बेचा जाए। अब जो लोग खरीदेंगे वो लोग शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास शेयर के एप्लीकेशन का पैसा आएगा। यहाँ पे एक रूल लगता है कि अगर आपने पब्लिक कंपनी फॉर्म किया है, 100 शेयर मार्केट में लॉन्च किया है ना, तो 90 शेयर कम से कम बिकना चाहिए, अगर 90 शेयर नहीं बिका ना तो सबका पैसा लौटाओ, क्योंकि आपका रेपुटेशन अभी खराब है, अभी 90% से लोग से कम लोग जो है आपके कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो आगे क्या होगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रीच नहीं किया, और अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रीच कर लिया तो टेंशन नहीं, तो कंपनी ना इससे बचने के लिए पहले से क्या करती है, अंडरराइटर्स को हायर किया ना, क्या आप मेरा शेयर बेचवाओगे, इतना परसेंट देंगे, अंडरराइटर गारंटी लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं बिकेगा तो कोई टेंशन नहीं, हम खरीद लेंगे।
सपोज करो अंडरराइटर से मार्केट में 85% शेयर बेचा, 5% का शॉर्टफॉल है ना, उन्होंने खरीद लिया, बाद में वो किसी को बेच देंगे क्योंकि ट्रांसफर है ना। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अटेंड करने का रूल लगता है, किसके ऊपर लगता है? पब्लिक कंपनी को। कितना परसेंट नहीं है? जितना शेयर इशू करेंगे उसका 90% बिकना चाहिए, नहीं बिकेगा तो पूरा पैसा लौटाना। ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद लास्ट बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस आप नहीं शुरू कर सकते जब तक आपको एक और सर्टिफिकेट ना मिल जाए। यू विल फाइल फॉर वन मोर सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। क्या नाम है? COC, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी क्या है ना, प्राइवेट कंपनी लोगों ने फॉर्म किया और सोचा कि चलो, जैसा कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ही लेना है तभी बिजनेस शुरू कर सकते। प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई रूल पहले नहीं था, ठीक है। अब बेचारा पुराना पढ़ा हुआ, नया रूल पढ़ा ही नहीं। प्राइवेट कंपनी फॉर्म करके टेंशन फ्री हो गया कि अब बिजनेस शुरू करो। 8 महीना बाद रूल पड़ रहा है कि 2 साल पहले रूल चेंज हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए। अच्छा, रूल चेंज हुआ था ये पता बाद में चल रहा है, अभी ये भी पता चला कि अगर 2-3 महीने के अंदर नहीं आया तो उसके बाद से फाइन लग रहा है। पता करने में पता चल रहा है कि 5500 रुपये जमा करना पड़ेगा, इतना दिन का वायलेशन हो गया। 5500 रुपये डिपोजिट करके तब बेचारा COC ले। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी फॉर्म किया था और रूल चेंज हो गया। पुराना रूल ये था कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सिर्फ किसको चाहिए? पब्लिक कंपनी। किसको चाहिए? लेकिन लेटेस्ट रूल क्या कहता है? सबको चाहिए। क्यों चाहिए? गवर्नमेंट से कोई जाके रेस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी का रेस्ट्रिक्शन और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेटली बिजनेस कर रहा है उसको और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी नहीं ना है, सिर्फ एक और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, फीस दीजिए और उसके बाद बिजनेस शुरू करिए, ठीक है। और अगर आपने पहले बिजनेस शुरू कर लिया, ये सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो जितना दिन वायलेट कीजिएगा उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगा। अननेसेसरी का रेस्ट्रिक्शन है ना, बिजनेस के लिए आदमी बिजनेस करेंगे यही सब देखता है। तो क्या गवर्नमेंट लगाती है, कुछ सोच के लगाया होगा, गवर्नमेंट का अपना पर्सपेक्टिव है, जो लोग मैनेज करते हैं कंट्रीज को उनको पता हो। कुछ लोग दो वजह से लगाया जाता है, चीजों को दुरुस्त करने के लिए और चीजों को कंट्रोल करने। अब गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव से लगाया? गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट चीजों को ठीक करना चाहती है तो उसके लिए अलग तरीके से हो सकता लगाया, या गवर्नमेंट अगर चाहती नहीं सब कुछ मेरे कंट्रोल में, हर एक चीज पे नजर, ज्यादा कंट्रोल नहीं लगाया। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। बहरहाल सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट अगला सर्टिफिकेट है। जैसा ही इसके लिए आपने फाइल किया, फीस जमा करा, फीस जमा करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको वहां से 10-15 दिन के अंदर मिल गया। ये हो गया कंपनी का प्रमोशन, पूरा कंप्लीट स्टेज। स्टेज प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आ गया उसके बारे में, शॉर्ट पॉइंट्स सारे आ गए। अब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको ये सारा पॉइंट समझ आ जाएगा, ठीक है। ये बुक वाला लैंग्वेज नहीं पढ़ा तो ऐसे नहीं समझ में आता, इतना आराम से सुन लिया ना, समझ लिया ना। लग रहा होगा कि कंपनी फॉर्म कर रहे हो, यही करना पड़ रहा है। बुक में पढ़ोगे ना तो